हेलो एवरीवन, दिस इज अर्चना एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द इंक्लूसिव जोन चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन पेपर का यूनिट 3 जो कि रिलेटेड है आपका लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस से। इस यूनिट में ऑलरेडी हम कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, प्रोसेस, कॉग्निशन का प्रोसेस, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर ये वीडियोज़ आपने ना देखी हो तो इन वीडियोज़ को देखिए। और इसी के साथ हमने रिसर्च इन एजुकेशन के ऑल द पार्ट्स विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड इंक्लूसिव एजुकेशन के ऑल द पार्ट्स विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इन सब के एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जो जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। तो आप उस प्ले लिंक से जाके या डायरेक्ट चैनल से जाके सीक्वेंस से सारे वीडियोस को, सारे लेक्चर्स को सुन सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। और आप मेरे चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो किसने दिया है ना। जो एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है जिसको दी है जीन पियाजे ने। तो आज हम पढ़ेंगे जीन पियाजे की थ्योरी को। तो जीन पियाजे की थ्योरी का क्या नाम है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसकी थ्योरी है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन पियाजे की थ्योरी है। अब जीन पियाजे जो थे वो स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। इनको रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट बोला जाता है। जीन पियाजे को रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट की कैटेगरी में रखा गया है। अब ये जो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है ये क्या होता है, मतलब कंस्ट्रक्टिविज्म है ना। तो अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है। कंस्ट्रक्टिविज्म या कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब ये होता है, जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जो बच्चा है वो कंस्ट्रक्टिविस्ट है, यानी कि बच्चा खुद अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकता है, खुद सीख सकता है, अपने आप वो सीख सकता है। कैसे सीखेगा? बाय एक्टिविटीज, थ्रू एक्टिविटीज करके बच्चा अपनी नॉलेज को खुद जनरेट कर सकता है, खुद ब खुद कंस्ट्रक्ट कर सकता है। क्योंकि जैसे जैसे बच्चा नई नई चीज़ें करता जाएगा उसको सारे के सारे एक्सपीरियंसेस होते जाएंगे और वो एक्सपीरियंसेस उसके ऐड ऑन होते जाएंगे, जिससे वो एक अपनी नॉलेज को खुद ब खुद कंस्ट्रक्ट करेगा। ठीक है, इसीलिए जीन पियाजे को रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट बोला गया, कंस्ट्रक्टिविस्ट बोला गया। जीन पियाजे कंस्ट्रक्टिविस्ट की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है ये समझ में आ गया होगा। कंस्ट्रक्टिविज्म का ये मतलब है कि बच्चा अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट कर सकता है थ्रू एक्टिविटीज, थ्रू देयर एक्सपीरियंसेस। इज दैट क्लियर? अब जीन पियाजे ने बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट बोला है ना। क्या बोला? लिटिल साइंटिस्ट। लिटिल साइंटिस्ट क्यों बोला? क्योंकि वो क्या कह रहे हैं कि बच्चा कंस्ट्रक्टिविस्ट है, बच्चा अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करता है। और कैसे? बाय एक्टिविटीज के थ्रू, बाय देयर एक्सपीरियंसेस के थ्रू। तो अब आपने बच्चे को देखा होगा, कोई भी छोटा बच्चा है उसको आप कोई भी चीज़ दीजिए तो वो खुद ब खुद उसको तोड़ेगा, फेंकेगा, है ना, पूरा का पूरा उसको खोल देगा। मतलब कि अगर जो एग्जांपल लेते हैं कार का, अगर जो आपने किसी छोटे बच्चे को कोई छोटी सी कार दी तो आपने देखा होगा वो पूरी की पूरी कार खोल देते हैं, है ना। तो क्या है, वो चीज़ों को करके खुद ब खुद सीख रहे हैं, है ना। तो इसीलिए जीन पियाजे ने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट भी बोला। ठीक, तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। ये पॉइंट्स आपको कंस्ट्रक्टिविज्म में भी हेल्प करेंगे। सारे पॉइंट्स कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर भी आते हैं और इनको जीन पियाजे ने बोला है। ठीक है, तो जीन पियाजे रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट के अंदर आते हैं। इन्होंने ये बोला कि बच्चा अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट कर सकता है। इन्होंने बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट भी बोला। ठीक है, दूसरा, जीन पियाजे को फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। अगर जो आपसे पूछा जाए कि जीन फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कौन है तो आपका आंसर क्या होगा? जीन पियाजे। जीन पियाजे इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। अब ये तो हुआ जीन पियाजे के बारे में। अब हम बात करेंगे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, संज्ञानात्मक विकास में जीन पियाजे ने कौन कौन सी चीज़ें बताई। तो कुछ पॉइंट्स हैं, मतलब कुछ टर्म्स हैं जो कि जीन पियाजे की थ्योरी में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले उन टर्म्स के बारे में मैं डिस्कस करूंगी, देन आपको स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेजेस बताऊंगी और हर एक स्टेज में क्या क्या होता है ये भी बताऊंगी।
तो सबसे पहले आपको पॉइंट एक दिख रहा होगा, एसिमिलेशन, है ना। एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन को हिंदी में बोलते हैं आत्मसात, ठीक है। अब एसिमिलेशन क्या है? एसिमिलेशन का मतलब ये है, एसिमिलेशन को समझने से पहले आप स्कीमा समझिए, है ना। स्कीमा क्या होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि रिलेटेड है जीन पियाजे की थ्योरी से। स्कीमा क्या है? स्कीमा का मतलब है सेट पैटर्न ऑफ इंफॉर्मेशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना। एक पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन भी आप बोल सकते हैं, यानी कि आपके माइंड में आपका जो माइंड है उस माइंड में बहुत सारी इंफॉर्मेशंस होती है, इसलिए बोला था पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। वो पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन हर एक कैसी होती है? ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, ठीक है। तो वही क्या होता है? हमारा स्कीमा होता है। तो स्कीमा क्या है? पैटर्न ऑफ इंफॉर्मेशन, पैटर्न ऑफ इंफॉर्मेशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि एक सेट पैटर्न ऑफ इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सारा क्या है? स्कीमा होता है, ठीक है। इसी को स्कीमा बोलते हैं। जैसे कि ये पेन है, अब इस पेन को अगर जो आप रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं कि ये पेन है या एक मार्कर है, तो इसका क्या मतलब है? आपके ब्रेन में ऑलरेडी पेन का स्कीमा बना हुआ है। अगर जो किसी बच्चे ने कोई जानवर देखा, कुत्ता देखा या बिल्ली देखी, है ना, कुछ भी देखा, तो उसकी इमेज बच्चे के माइंड में ऑलरेडी बनी हुई है, सेट है, इसीलिए वो उसको रिकॉग्नाइज कर पा रहा है कि ये एनिमल है, ये या बर्ड है या फ्लावर है। तो एक पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन या सेट ऑफ इंफॉर्मेशन जो हमारे ब्रेन में बनी हुई होती है, उसी को बोलते हैं हम स्कीमा। इज दैट क्लियर? आई होप आपको स्कीमा समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं एसिमिलेशन की। एसिमिलेशन का क्या मतलब होता है? ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जो आपको बाहर से मिली, ठीक है। अब आपने क्या किया? उस इंफॉर्मेशन को अपने ऑलरेडी जो आपके अंदर पहले से ही किसी चीज का स्कीमा बना हुआ, सपोज मैं बात करती हूँ इस मार्कर की, तो इस मार्कर का स्कीमा आपके अंदर ऑलरेडी बना हुआ है। अगर जो इसी मार्कर से रिलेटेड आपको कोई नई इंफॉर्मेशन मिलती है, तब आप क्या करेंगे? उस इंफॉर्मेशन को अपने स्कीमा में ऐड ऑन कर लेंगे। सिंपल, आपके पास इस मार्कर से रिलेटेड एक ऑलरेडी स्कीमा बना हुआ है। अब उस स्कीमा को आपने अपने माइंड में क्या कर लिया? ऐड ऑन कर लिया। इस इंफॉर्मेशन को आपने सिंपल ऐड किया। तो जब आप नई इंफॉर्मेशन को अपने ब्रेन में ऐड करते हैं, कि जब आपने देखा कि बच्चे के माइंड में इस मार्कर से रिलेटेड ऑलरेडी एक स्कीमा बना हुआ है, अब इसी तरीके का सपोज ये ब्लैक मार्कर है, इसी तरीके की बॉडी की कोई एक चीज़ हम और ले आए और हमने बच्चे को दिखाया कि ये भी एक मार्कर है, तो अब क्या होगा? ये जो ऑलरेडी प्रेजेंट स्कीमा था बच्चे के माइंड में, इस मार्कर से रिलेटेड जो स्कीमा बना हुआ था उसके माइंड में, अब एक नई इंफॉर्मेशन और ऐड ऑन हो गई बच्चे के माइंड में, ठीक है। तो वो क्या हो गया? एसिमिलेशन हो गया। यानी एसिमिलेशन क्या है? कि एग्जिस्टिंग स्कीमा में कोई भी नई चीज ऐड ऑन करना, ठीक है। एग्जिस्टिंग स्कीमा कौन सा? ये मार्कर, जिसका स्कीमा पहले से ही बना हुआ था। अब एक नई इंफॉर्मेशन और आई जो कि एग्जिस्टिंग स्कीमा में क्या हो जाएगी? ऐड ऑन हो जाएगी। जैसे आपको याद क्या रखना है एसिमिलेशन में कि कोई एग्जिस्टिंग स्कीमा में जब हम कोई नई चीज़ ऐड ऑन करते हैं, कोई नई इंफॉर्मेशन ऐड ऑन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हम एसिमिलेशन बोलते हैं, है ना। जैसे कि एक एग्जांपल और लेते हैं कैट का। अब बच्चे ने कैट देखी, अब उसने देखा कैट के भी चार पैर होते हैं, एक पूंछ होती है। अब बच्चे ने सपोज डॉग देख लिया, अब बच्चा क्या समझेगा कि अच्छा इसके भी चार पैर हैं और एक पूंछ है, तो ये भी क्या है? ये भी कैट है। तो अब होगा क्या? उस कैट में बच्चे ने उस डॉग का स्कीमा और ऐड ऑन कर लिया, ठीक है। तो ये क्या हुआ? एसिमिलेशन हो गया। यानी एसिमिलेशन क्या है कि एग्जिस्टिंग स्कीमा में जब आप कोई नई इंफॉर्मेशन ऐड ऑन करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऐड ऑन किया, वो क्या हो जाता है? आपका एसिमिलेशन हो जाता है। अब एसिमिलेशन के बाद आता है आपका इक्विलिब्रिएशन का प्रोसेस।
एसिमिलेशन से लेके एकोमोडेशन तक जो ये प्रोसेस है ये एडेप्टेशन के अंदर आती है, ये आपको याद रखना है। एसिमिलेशन से लेके एकोमोडेशन तक की जो प्रोसेस है वो एडेप्टेशन के अंदर आती है। अभी हम प्रोसेस को समझ रहे हैं, स्टेजेस को हम बाद में समझेंगे। तो आपको एसिमिलेशन समझ में आ गया। अब एसिमिलेशन से बच्चे के माइंड में एक इक्विलिब्रियम बना, यानी कि एक बैलेंस बना। अब क्या हुआ कि बच्चे ने कैट देखी, कैट देखने के बाद उसने एक डॉग देखा जिसके कैट के भी 4 पैर 1 पूंछ थी, डॉग के भी 4 पैर 1 पूंछ थी। अब बच्चे ने एक एग्जिस्टिंग स्कीमा में नई चीज़ को ऐड ऑन कर लिया, यानी बाहर से जो उसको एक चीज़ दिखाई दी उसने उस इंफॉर्मेशन को अपने स्कीमा में ऐड कर लिया। अभी तक उसके ब्रेन में एक बैलेंस क्रिएट हो गया कि जिसके भी 4 पैर होंगे 1 पूंछ होगी वो सारे के सारे कैट के अंदर, कैट की कैटेगरीज में आ जाएंगे। ठीक है, अभी अब क्या हुआ, एक बैलेंस उसके माइंड में क्रिएट हो गया। अब आई एक नई सिचुएशन। ठीक है, अब नई सिचुएशन कैसे आएगी? नई सिचुएशन ये आई कि जब बच्चे ने कैट देखी कि कैट के 4 पैर और 1 पूंछ होती है, और देखा डॉग, डॉग के भी 4 पैर 1 पूंछ थी। अब उसके फादर ने या उसकी मदर ने ये बताया कि नहीं, ये कैट है ना, जिसके 4 पैर 1 पूंछ है, उसकी हाइट थोड़ी कम होती है, वो कैट होती है ना। कैट की आवाज़ दूसरी तरीके की होती है, और जो डॉग है, डॉग के भी 4 पैर 1 पूंछ है, लेकिन डॉग की हाइट थोड़ी बड़ी होती है, और उसकी जो वॉइस है, उसकी जो आवाज़ है वो अलग होती है। अब क्या हुआ, बच्चे ने ये नई चीज़ सुनी ना, तो उसके सामने एक नई सिचुएशन आ गई। तो जब एक नई सिचुएशन आई तो बच्चे के माइंड में एक डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हुआ, यानी डिसबैलेंस क्रिएट हुआ कि अच्छा, अरे अब ये नया क्या हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, एसिमिलेशन हुआ। एसिमिलेशन के बाद इक्विलिब्रियम, बैलेंस की स्टेट आई। बैलेंस की स्टेट जैसे आई उसके बाद एक नई सिचुएशन उसके सामने आ गई। जैसे ही नई सिचुएशन आई फिर उसके माइंड में एक डिसबैलेंस क्रिएट हुआ। डिसबैलेंस क्रिएट होने के बाद फिर आया आपका एकोमोडेशन। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एकोमोडेशन क्या होता है? एकोमोडेशन में जब आप क्या करोगे, एडजस्टमेंट करोगे। एडजस्टमेंट और मैनिपुलेशन, है ना, ये टर्म्स आपको याद रखना है। ये सारी चीज़ें जब होती हैं तब ये क्या होता है, एकोमोडेशन होता है। यानी कि जब आप का जो एग्जिस्टिंग स्कीमा था, उस एग्जिस्टिंग स्कीमा में आपने मॉडिफिकेशन किए, आपने चेंजेस किए, मैनिपुलेशन किया, एडजस्टमेंट किया, तब वो कौन सी स्टेज होती है, वो कौन सा प्रोसेस होता है, एकोमोडेशन का प्रोसेस होता है। जब आप एग्जिस्टिंग स्कीमा में एडजस्टमेंट करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, या आप उसमें चेंजेस लेके आते हैं। जैसे डिसइक्विलिब्रियम के बाद जब बच्चे को बताया गया कि जिसके 4 पैर 1 पूंछ होती है, जिसकी हाइट कम है, जिसकी वॉइस अलग आती है, वो कैट है, और जिसके 4 पैर 1 पूंछ है, वो उसकी थोड़ी हाइट बड़ी होती है, उसकी वॉइस अलग होती है, वो डॉग है। तो अब क्या हुआ, पहले डिसइक्विलिब्रियम के स्टेज में बच्चा आया, फिर उसने क्या किया, अपने स्कीमा में जो पहले कैट का स्कीमा बना हुआ था, उस कैट के स्कीमा में उसने एडजस्टमेंट किए, मॉडिफिकेशंस किए, चेंजेस किए कि नहीं, हर 4 पैर 1 पूंछ वाली चीज़ कैट नहीं हो सकती है। तो उसने चेंजेस किए अपने स्कीमा में, तो वो किस कैटेगरी में आया, आपका एकोमोडेशन कैटेगरी में आया। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन है। तो एसिमिलेशन क्या है, जब आप एग्जिस्टिंग स्कीमा में सिंपल नई इंफॉर्मेशन को ऐड ऑन कर दोगे, वो हो जाएगी आपकी एसिमिलेशन का प्रोसेस। एकोमोडेशन क्या है, एकोमोडेशन को हिंदी में बोलते हैं समायोजन। ठीक है, एकोमोडेशन क्या है, एग्जिस्टिंग स्कीमा में जब आप चेंजेस, मॉडिफिकेशन, मैनिपुलेशन करते हैं तो वो आपका एकोमोडेशन का प्रोसेस होता है। तो आई होप आपको ये प्रोसेस आसानी से समझ में आया होगा। अगर जो ना समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है एसिमिलेशन और एकोमोडेशन से। तो एसिमिलेशन से लेके एकोमोडेशन तक का जो प्रोसेस है ये किसके अंदर आता है, अडेप्टेशन के अंदर आता है। तो आई होप आपको ये प्रोसेस आसानी से समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। पहले ये जो स्टेजेस हैं ये आपके पेपर 1 रिसर्च एंड टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए भी इम्पोर्टेंट है और एजुकेशन पेपर के लिए तो है ही।
साथ ही साथ जो अदर टीचिंग एग्जाम्स जैसे कि टेट हो गया, सीटेट हो गया, है ना, केंद्रीय विद्यालय के एग्जाम हो गए, नवोदय विद्यालय के एग्जाम हो गए, जहाँ पे चाइल्ड पेडागोजी आती है, उन सारे एग्जाम्स के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस है, इसमें टोटल 4 स्टेजेस हैं, ये आपको याद रखना है, टोटल 4 स्टेजेस हैं, है ना। और जो आपकी सेंसरी मोटर स्टेज है, सेंसरी मोटर स्टेज में 6 स्टेजेस हैं, है ना। सेंसरी मोटर स्टेज में 6 सब स्टेजेस हैं। तो उन 6 सब स्टेजेस को हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ 4 स्टेजेस को ही अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहली स्टेज क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि आपको चारों के चारों स्टेजेस सीक्वेंस से याद रखनी है, साथ ही साथ ये मतलब इनका ईयर भी याद रखना है। तो सेंसरी मोटर स्टेज क्या है, 0 से 2 ईयर्स, यानी कि बर्थ से 2 साल तक जब बच्चा होता है तो वो सेंसरी मोटर स्टेज में होता है। अब सेंसरी मोटर स्टेज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा क्या क्या करता है, हम उनको जानेंगे। तो सबसे पहले से आपको पता होगा कि जब बच्चा बर्थ से 2 साल तक होता है तो ज़्यादातर जितनी भी अपनी एक्टिविटीज़ होती हैं वो अपने पूरे शरीर को यूज़ करते हुए, पूरी बॉडी को यूज़ करते हुए करता है। अगर जो उसको पेन भी पकड़ना होगा तो इस पेन को, इस मार्कर को पूरे हाथ, मतलब सारे अपने ऑर्गन्स को यूज़ करते हुए, सारा हाथ और ये सारे यूज़ करते हुए पकड़ता है। ऐसे ही जब उसको भूख लगती है तो वो रोता है ना, रो के अपनी चीज़ों को बताता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो उसके सेंसेस होते हैं, है ना, जो सेंस ऑर्गन्स हैं, सेंस ऑर्गन्स ही टीचर होते हैं, है ना। तो एक पॉइंट क्या है, सेंसेस आर टीचर्स। तो सेंसरी मोटर स्टेज में जो बच्चे के सेंसेस होते हैं वही उसके टीचर्स होते हैं, क्योंकि वो सारे के सारे एक्टिविटीज जो बच्चा इस एज ग्रुप का करता है वो सारे के सारे सेंस ऑर्गन से ही करता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, सेंसेस आर टीचर्स इन सेंसरी मोटर स्टेज। देन सेकेंड पॉइंट है रिफ्लेक्स एक्शन, जो कि मैंने आपको बताया रिफ्लेक्स एक्शंस के थ्रू, यानी रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होंगे, जैसे कि आपने बच्चे को छू दिया तो वो अचानक से चौंक जाता है ना, इसको रूटिंग रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं जो सेंसरी मोटर स्टेज में पाए जाते हैं, और जैसे जैसे सेंसरी मोटर स्टेज आपकी कंप्लीट होती जाती है वैसे बहुत सारे रिफ्लेक्स एक्शंस रह जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं जो कि खत्म हो जाते हैं। देन आपका है डिफर्ड इमिटेशन। डिफर्ड इमिटेशन का क्या मतलब है कि इस स्टेज में बच्चा नकल करके सीखता है। डिफर्ड का मतलब यहाँ पे क्या है कि जैसे कि किसी बच्चे ने अपने फादर को शेव करते हुए देखा तो वो तुरंत का तुरंत इमिटेट, तुरंत का तुरंत बच्चा नकल नहीं उतारेगा। हो सकता है कुछ दिन के बाद या हो सकता है कुछ टाइम के बाद बच्चे ऐसी एक्टिविटीज करें, तो उसको क्या बोलते हैं, डिफर्ड इमिटेशन बोलते हैं, जो कि सेंसरी मोटर स्टेज में पाया जाता है। पहला क्या है, सेंसेस आर टीचर्स। तो सेंसेस जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक है इन सेंसरी मोटर स्टेज की। दूसरा रिफ्लेक्स एक्शन, थर्ड है डिफर्ड इमिटेशन, देन चौथा है आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके हर एक एग्जाम में, इवन असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो या पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम हो, जीडीसी का एग्जाम हो, जीआईसी का एग्जाम हो, कोई भी लोअर से लेके हायर तक के जितने भी एग्जाम्स होते हैं सबके लिए ये जो टर्म है ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है आपकी सेंसरी मोटर स्टेज की। तो जैसे जैसे बच्चे की जो सेंसरी मोटर स्टेज है वो खत्म होने वाली होती है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस की क्वालिटी आ जाती है। अब ऑब्जेक्ट परमानेंस वस्तु स्थायित्व बोलते हैं इसको, वस्तु स्थायित्व का गुण सेंसरी मोटर स्टेज में होता है। अब जैसे कि सपोज कि आपने बच्चे को एक टॉय दिया खेलने के लिए, अब वो टॉय बच्चे को बहुत पसंद है। अब जब पहले क्या होता था कि जैसे जब मतलब बच्चा 2 साल 0 से मतलब कुछ महीनों का हुआ या 1 साल का हुआ, तो अगर जो वो उसकी फेवरेट टॉय आप उससे हटा लेते हैं तो उसके माइंड पे, उसकी मेमोरी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो नहीं रोएगा। जैसे जैसे बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज की खत्म होने वाली होती है वैसे वैसे अगर जो आपने बच्चे की फेवरेट चीज उससे हटा ली तो वो बच्चा उस चीज को ढूंढता है, मतलब कि उस ऑब्जेक्ट से, उस टॉय से रिलेटेड बच्चे के अंदर मेमोरी बनने लगी। तो जब आप वो टॉय उस बच्चे से हटा लेंगे तो वो बच्चा रोना शुरू कर देता है।
तो यही क्या हुआ, वो ऑब्जेक्ट परमानेंस हो गया, यानी उस ऑब्जेक्ट की इमेज, उस ऑब्जेक्ट की मेमोरी बच्चे के माइंड में फीड हो गई, उसको वो चीज़ याद हो गई। तो यानी कि वो ऑब्जेक्ट बच्चे के माइंड में परमानेंट फिक्स हो गया, इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। इज दैट क्लियर? आपने अपने घर में भी देखा होगा छोटे बच्चों को कि जो चीज़ उनको बहुत पसंद होती है वो चीज़ अगर जो आप उनसे हटा लीजिए, इस ग्रुप की बात कर रहे हैं बर्थ से 2 साल तक की, अगर जो वो फेवरेट चीज़ उनसे हटा लीजिए तो वो या तो फिर उस चीज़ को ढूंढते हैं या फिर वो रोना शुरू कर देते हैं, और आप जैसे ही वो टॉय या कोई भी चीज़ हो आप ला के उनको देंगे वो तुरंत ही चुप हो जाएंगे। तो वो क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस की क्वालिटी आ जाती है, वस्तु स्थायित्व की क्वालिटी उनके अंदर आ जाती है। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो सेंसरी मोटर स्टेज की हैं। पहला क्या है? सेंसेस आर टीचर्स, सेकेंड इज रिफ्लेक्स एक्शन, देन है डिफर्ड इमिटेशन एंड ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो ये आपको याद रखनी है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही आपको ये एज ग्रुप भी याद रखना है कि 0 से 2 ईयर्स के एज वाले जो बच्चे होते हैं वो सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर आते हैं। अब हम मूव करते हैं अपनी सेकेंड स्टेज पे। तो सेकेंड स्टेज क्या है? प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज आपकी 2 से 7 साल तक की होती है ना। 2 से 7 साल के जो बच्चे होते हैं वो प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आते हैं। अब जो आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहली है प्री कंसेप्चुअल स्टेज। प्री कंसेप्चुअल स्टेज आपकी 2 से 4 साल की एज ग्रुप में होती है। देन है आपका इंट्यूटिव स्टेज। इंट्यूटिव स्टेज आपका 4 से 7 साल का होता है। ठीक है, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज आपकी 2 पार्ट्स में डिवाइड है। प्री कंसेप्चुअल स्टेज 2 to 4 ईयर्स एंड इंट्यूटिव स्टेज 4 to 7 ईयर्स। अब जो आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज है ये आप कह सकते हैं कि ये चाइल्डहुड का जो पीरियड होता है, चाइल्डहुड का जो पीरियड है, बच्चा जब चाइल्डहुड में आता है तब वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है। तो आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा कौन से स्टेज में होता है, एडल्ट होगा या चाइल्डहुड होगा या लेटर चाइल्डहुड होगा, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस स्टेज में बच्चा चाइल्डहुड स्टेज में होता है। तो अब जो आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज है वो 2 से 7 साल की एज आती है। अब इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन सी होगी? पहले है एनिमिज्म। एनिमिज्म को हिंदी में बोलते हैं जीववाद। एनिमिज्म क्या होता है कि अब आपने अपने घर में ही बच्चों को देखा होगा, छोटे बच्चे जो 2 से 7 साल के एज ग्रुप के होते हैं। अब उनमें क्या होगा कि सपोज कि कोई छोटा बच्चा है और उसको वो बेड पे लड़ गया या किसी चेयर से लड़ गया तो वो रोने लग जाता है। अगर वहीं आप उस टेबल को या उस बेड को मारना शुरू कर दें तो बच्चा क्या है? खुश हो जाता है ना। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि जिस तरीके से मुझे चोट लगी है उस तरीके से उस जिसमें जो नॉन लिविंग थिंग है उसको भी चोट लगती है। तो ये क्या है? ये एनिमिज्म होता है। एनिमिज्म की कैरेक्टरिस्टिक है जो कि 2 से 7 साल की एज में आती है, जो कि कौन सी है? प्री ऑपरेशनल स्टेज है ना। ये भी आपने देखा होगा कि अगर जो बच्चे खाना खाते हैं तो वो जो उनके पास डॉल होती है, जो उनके पास टॉय होता है उस टॉय को भी खाना खिलाते हैं, है ना। या अगर जो आपने मून है तो जब वो चल रहे होते हैं तो कहेंगे वो मून भी हमारे साथ में चल रहा है ना। अगर जो वो ये भी बोलेंगे टॉय, वो उनको टॉय जिस टॉय के साथ वो खेलते हैं उनके साथ वो बात भी करते हैं। तो ये सब किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? ये सब एनिमिज्म के अंदर आता है, क्योंकि इस एज ग्रुप का बच्चा ये सोचता है कि नॉन लिविंग थिंग में भी जान है। ठीक है, तो क्या हो गया? एनिमिज्म हो गया। अब है आपका ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म भी आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज में ही आता है। ईगोसेंट्रिज्म से आप ये मान सकते हैं आई, यानी बच्चा ये सोचता है कि सब कुछ उसके इर्द गिर्द ही हो रहा है ना। वो क्या होता है? ईगोसेंट्रिज्म होता है। आपने देखा होगा कि अगर जो छोटे बच्चे होते हैं वो सिर्फ उनके फादर सिर्फ उनके ही फादर हैं, है ना। इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो ईगोसेंट्रिज्म के अंदर ही आती हैं। वो अपने अलावा किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच पाते हैं, है ना। वहाँ उसमें सिर्फ आई चलता है, सिर्फ मैं की जो भावना होती है वो किस में होती है? प्री ऑपरेशनल स्टेज में होती है, 2 से 7 साल की एज में होती है, जो कि किसको क्या बोला जाता है? ईगोसेंट्रिज्म बोला जाता है उसको। देन है आपकी ट्रांसडक्टिव रीजनिंग।
जो ट्रांसडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या है, आप कह सकते हैं इलॉजिकल रीजनिंग, जिसमें लॉजिक नहीं होता है। तो इलॉजिकल रीजनिंग कैसी होती है, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, टेक्निकल टर्म में ट्रांसडक्टिव रीजनिंग बोलते हैं। समझने के लिए आप ये बोल सकते हैं इलॉजिकल रीजनिंग, जिसमें कोई लॉजिक नहीं होता है। तो जो ट्रांसडक्टिव रीजनिंग होती है, यहाँ पे क्या होता है कि बच्चा मतलब कोई भी मतलब इलॉजिकल रीजंस देता है अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए। वो बच्चा ये बोलेगा, अगर ट्रेन चल रही है और बच्चा ट्रेन के अंदर बैठा है, तो वो कहेगा कि मून भी हमारे साथ में चल रहा है, या सन भी हमारे साथ में चल रहा है, पेड़ पौधे भी हमारे साथ में चल रहे हैं। तो ये क्या हुई, ये ट्रांसडक्टिव रीजनिंग हुई, जिसमें लॉजिक नहीं होता है। तो ट्रांसडक्टिव रीजनिंग होती है, वो कौन सी स्टेज में आती है, आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आती है। देन है आपकी इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी क्या मतलब, इरिवर्सिबिलिटी जो चीज रिवर्स ना हो पाए वो इरिवर्सिबल है। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल का मतलब कि जो 2 से 7 साल का बच्चा है, आप ये कह सकते हैं कि अगर जो वो घर से स्कूल गया है, तो स्कूल से घर वापस नहीं आ पाता है ना, या उसको ये नहीं पता है कि पानी से बर्फ कैसे बना या बर्फ से पानी कैसे बना। ठीक है, तो यानी कि बर्फ से पानी वाटर बन गया। अब वो ये नहीं बता पाएंगे वो कि वाटर से पानी भी बन सकता है, तो उनके अंदर इरिवर्सिबिलिटी होती है ना। एक तरीके से आप इरिवर्सिबिलिटी को और याद रख सकते हैं, जैसे अब आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं कि जो बच्चा 2 से 7 साल का है, अब आप उसको पढ़ा रहे हैं एडिशन। अब एडिशन में आपने उसको ये बताया कि 2 + 5 कितना होता है, 7 होता है। अब बच्चे को 2 + 5 7 पता है कि 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। लेकिन जैसे ही आपने ये बोला कि अच्छा चलो 5 में 2 जोड़ के बताओ तो कितना आएगा, तो अब जो 2 से 7 साल की एज ग्रुप का बच्चा होगा वो ये नहीं बता पाएगा, है ना। तो ये क्या हुआ, इसीलिए इसको बोला जाता है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे के अंदर इरिवर्सिबिलिटी की क्वालिटी होती है, इरिवर्सिबिलिटी होती है उसके अंदर। इज इट क्लियर। देन आपका क्रूशियल स्टेज फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। यहाँ पे ये चाइल्डहुड में बच्चे के अंदर बहुत ही तेजी से लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रहा होता है। ठीक है, तो ये क्या है, क्रूशियल स्टेज फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट है। यही सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जो सेंसेस आर द टीचर्स, तो यहाँ पे क्या है, नो लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो सेंसरी मोटर स्टेज में लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं होता है, और आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा होता है। वो बहुत तेजी से चीज़ों को मतलब लैंग्वेज को सीखता है। ठीक, अब यहीं पे एक बात आप और याद रख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे ने ये बोला कि बच्चे का जो थॉट है वो पहले डेवलप होता है, यानी कि जो थॉट है बच्चे का, थॉट पहले डेवलप होगा, लैंग्वेज बाद में डेवलप होगी। ठीक है, तो ये की पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जीन पियाजे के थ्योरी का है। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग पहले थॉट डेवलप होता है, बाद में लैंग्वेज डेवलप होती है। वहीं जो आपके वाइगोट्स्की हैं, वाइगोट्स्की का ये कहना है कि पहले लैंग्वेज डेवलप होती है, देन बाद में थॉट आता है। ठीक है, तो जीन पियाजे में आपको ये याद रखना है, जीन पियाजे के अकॉर्डिंग पहले थॉट डेवलप होता है, देन लैंग्वेज डेवलप होती है। ठीक है, एक पॉइंट और ये समझ लीजिए कि अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे बच्चे की जो थिंकिंग होती है ना, जो थिंकिंग है बच्चे की, जो थिंकिंग होती है वो क्वांटिटी में सेम होती है। बच्चे की थिंकिंग क्वांटिटी में सेम होती है, क्वालिटी में डिफरेंट होती है ना। क्वांटिटी सेम, क्वालिटी डिफरेंट। अब क्वांटिटी सेम का मतलब क्या है कि अब कोई अगर जो 20 साल का बच्चा है या कोई 7 साल का या 5 साल का बच्चा है, तो उनकी जो सोचने की क्वांटिटी होगी वो सेम होगी। हो सकता है जो 20 साल का बच्चा है वो अपने एग्जाम्स के बारे में, अपने करियर के बारे में या बहुत सारी चीज़ें सोच रहा हो, वहीं पे जो 5 साल का बच्चा है वो अपने एज ग्रुप के अकॉर्डिंग चीज़ों को सोचेगा, है ना, कि उसको ये खिलौना चाहिए, उसको यहाँ घूमने जाना है, उसको वहाँ घूमने जाना है। तो जो थिंकिंग की जो क्वांटिटी होती है वो सेम होती है, लेकिन क्वालिटी डिफरेंट होती है। ठीक है, क्वालिटी किससे डिफरेंट है, जैसे कि मैंने बताया कि एक 20 साल का बच्चा अपने करियर या अपने एग्जाम्स के बारे में सोच रहा होगा, वहीं पे जो 5 साल का बच्चा है
जो थर्ड स्टेज है आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है वो 7 से 11 साल तक चलती है। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में पहली कैरेक्टरिस्टिक है लॉजिक बिगिंस अबाउट कॉन्क्रीट थिंग्स, यानी कि अभी तक जो हमने 2 स्टेजेस पढ़ी, पहली सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरी प्री ऑपरेशनल स्टेज, तो इन दोनों स्टेजेस में लॉजिक नहीं था, वो था भी तो वो इलॉजिकल था, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग थी। जैसे ही हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आते हैं वहीं पे हमारा जो लॉजिक होता है वो स्टार्ट हो जाता है, लॉजिक बिगिंस इन दिस स्टेज। और जो क्वेश्चन है आपका जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लॉजिक बिगिंस अबाउट कॉन्क्रीट थिंग्स, यहाँ पे लॉजिक स्टार्ट हो जाता है। अब बात आती है कॉन्क्रीट क्या है। कॉन्क्रीट का मतलब ये है कि ऐसी चीज़ें, ऐसी वस्तुएं जिनको आप अपने सेंसेस के थ्रू छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के अंदर आती हैं, कॉन्क्रीट थिंग्स के अंदर आती हैं। जैसे ये मार्कर, तो इस मार्कर को मैं देख पा रही हूँ, छू पा रही हूँ, इसका कलर देख पा रही हूँ, इससे लिख पा रही हूँ, तो ये सारी चीज़ें कैसी होगी, कॉन्क्रीट थिंग्स होगी। यानी जो चीज़ें आपको दिखती हैं, जो चीज़ें आप महसूस कर सकते हैं अपने सेंसेस के थ्रू, जितनी भी चीज़ें आप कर सकते हैं वो सारे की सारी चीज़ें कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के अंदर आती हैं, जिनको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे लॉजिक स्टार्ट हो जाता है इन कॉन्क्रीट थिंग्स, ठीक है। तो वो आपसे क्वेश्चन पूछे कि लॉजिक किस स्टेज में बिगिन होता है, तो सिंपल सा एग्जाम्पल है कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में। देन आपका नेक्स्ट है रिवर्सिबिलिटी डेवलप। अब यहाँ पे बच्चे के अंदर रिवर्सिबिलिटी आ जाती है। अब बच्चा ये जान पाएगा कि 2 में 5 जोड़ेंगे तब भी 7 आएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे तब भी 7 आएगा, अगर जो आप इसको और ब्रेक कर दें तब भी बच्चा आंसर दे लेगा। तो यहाँ पे बच्चे के अंदर रिवर्सिबिलिटी आ जाती है ना, कि बच्चा आसानी से अपने घर से स्कूल जा पाएगा, स्कूल से घर भी आ जाएगा, उसको ये समझ में आ जाएगा कि आइसक्रीम की बर्फ से पानी बनता है और पानी से ही बर्फ बनती है। तो उसके अंदर रिवर्सिबिलिटी का गुण कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में डेवलप हो जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसटिविटी डेवलप्स। ट्रांसटिविटी का मतलब ये होता है कि आप चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर पाते हैं। ट्रांसटिविटी का क्या मतलब है, डेवलप्स रिलेशनशिप्स, डेवलप रिलेशनशिप्स। यहाँ पे बच्चा चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप्स इस्टेब्लिश करना बहुत अच्छे से सीख जाता है। उसको ये पता है कि कौन सी चीज़ ग्रेटर है, कौन सी चीज़ स्मॉलर है, कौन सी चीज़ इक्वल है ना। तो ये सारी ऑपरेशंस जो होते हैं बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में आसानी से समझ जाता है, इसीलिए क्या बोला गया, ट्रांसटिविटी डेवलप्स। देन है आपका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में बच्चा चीज़ों को क्लासिफाई करना, कैटेगरीज बनाना, है ना, हर एक चीज़ सीख जाएगा। वो कौन सी एनिमल्स की कैटेगरीज है, कौन सी एम्फीबियंस की कैटेगरीज है, कौन से वाटर एनिमल्स है, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं न सिर्फ स्टडीज़ में, बाकी फील्ड्स में भी जब बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में होता है तो वो चीज़ों को क्लासीफाई कर पाता है, सीरिएशन कर पाता है। सीरिएशन करने का मतलब क्या है, चीज़ों को सीरीज में लगाना, वर्गीकरण करना, चीज़ों को सीरीज में लगाना, कौन छोटा है कौन बड़ा है ना। तो ये सारी चीज़ें बच्चा यहाँ पे करना सीख जाता है। देन है यहाँ पे कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे बच्चे को आसानी से कितना, क्या एरिया है, क्या वॉल्यूम है, इन सारी चीज़ों के बारे में भी बच्चा यहाँ पे सीख जाएगा। अब उसको पता है कि चाहे ये बीकर हो और चाहे ये बीकर हो, दोनों का वॉल्यूम क्या है, सेम है ना, क्या विड्थ है, क्या हाइट है, बच्चे को हर एक चीज़ आसानी से समझ में आने लगती है, समझ जाता है वो। तो ये क्या हो गया, आपका कंजर्वेशन हो गया। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज जो कि आपके 7 से 11 साल तक की चलती है, इसमें बच्चे का लॉजिक बिगिन हो जाता है। दूसरा, बच्चे के अंदर रिवर्सिबिलिटी आ जाती है, ट्रांसटिविटी डेवलप होती है, वो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप्स इस्टेब्लिश करना सीख जाता है, क्लासिफिकेशन करता है, सीरिएशन करता है, कंजर्वेशन करता है। तो इसको आप एक शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते हैं, क्लासिफिकेशन, सीरिएशन और कंजर्वेशन को CCS से। तो CCS किस में डेवलप होता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में डेवलप होता है।
क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन, सीरिएशन, ठीक है, और बाकी की चीजें आप यहाँ से समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपनी लास्ट स्टेज की, जो कि फोर्थ स्टेज है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। तो जो आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है ये हाईएस्ट स्टेज मानी जाती है, ठीक है। यहाँ पे बच्चे की एज क्या होगी, 12 ईयर्स एंड अबव। इस स्टेज से आपके वैसे तो चारों की चारों स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है और चारों ही स्टेजेस से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और जो आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है इससे भी क्वेश्चन आ चुका है कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा प्राइमरी में होता है, सेकेंडरी में होता है, या हायर सेकेंडरी में होता है ना, या हायर एजुकेशन में होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा सेकेंडरी स्कूल में होता है, ठीक है, सेकेंडरी स्कूल में होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो लास्ट स्टेज कौन सी है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में क्या है, लॉजिक अबाउट एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। यहाँ पे लॉजिक स्टार्ट हुआ था अबाउट कॉन्क्रीट थिंग्स। जब जैसे बच्चा ऑपरेशनल स्टेज में पहुंचता है वहां पे बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स के बारे में सोचना समझना शुरू कर देता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स कैसी होगी, जो आपको दिखाई नहीं देती हैं, है ना, वो सारी चीजें कैसी होती है, एब्स्ट्रैक्ट होती है। जैसे कि आपके आइडियाज हो गए, आपके थॉट्स हो गए, ये सारी चीजें आपको दिखाई नहीं देती लेकिन तब भी आप इसके बारे में सोचते हो, तो ये सारी चीजें क्या होगी, एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स हो गई। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, ठीक है। देन है आपका हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब बच्चा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होता है तो यहाँ पे हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप होती है। यहीं पे बच्चा हाइपोथेसिस बनाना सीख जाएगा, रीजनिंग करना सीख जाएगा, अलग अलग सिचुएशंस में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीख जाएगा। तो ये क्या होती है आपकी हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग होती है, जहाँ पे बच्चा हाइपोथेसिस बना के अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक। देन आपकी लास्ट है एज ऑफ डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड क्रिएटिव थिंकिंग। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा डाइवर्जेंट थिंकिंग भी कर लेता है, कन्वर्जेंट थिंकिंग भी कर लेता है और क्रिएटिव थिंकिंग भी कर लेता है, ठीक है। अब डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, कन्वर्जेंट क्या है, क्रिएटिव क्या है, ये मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में इन तीनों के बारे में बताऊंगी, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो आपके टॉपिक्स हैं ये ऐसे टॉपिक हैं कि आपका एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बन जाता है। तो ये है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो आई होप आपको चारों स्टेजेस आसानी से समझ में आई होंगी। पहली स्टेज क्या है, सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज, दूसरी है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज आपकी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्री कंसेप्चुअल स्टेज एंड इंट्यूटिव स्टेज। देन आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड लास्ट है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। और इन सभी की कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको याद रखनी है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं टेलीग्राम पे पोल के थ्रू पोस्ट कर दूंगी, तो आप वहाँ से उनको सॉल्व कर सकते हैं। और वो जो ना समझ में आए तो डिस्कशन ग्रुप भी है, तो आप उस पर अपनी क्वेरीज को अब डिस्कस भी कर सकते हैं। तो यहीं पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट का प्रोसेस हमने समझा कि कैसे जीन पियाजे ने कैसे प्रोसेस बताया है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, साथ ही साथ हमने स्टेजेस भी समझी। तो आई होप आपको स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड प्रोसेस आसानी से समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।